आज का हमारा टॉपिक है कारक। ठीक है, कारक अभी जैसे अंशिका ने बताया कारक होते क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं, ठीक है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, कारक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कारक। जैसे यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है और उसमें कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे पापा, फिर डैश दिया है, रविवार डैश, मसूरी घूमने डैश, कार्यक्रम बनाया। तो अगर हम इन इन इस वाक्य को बिना कारक के लिखे तो क्या हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा या हमें समझ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिना कारक के हम जितना इसमें के का प्रयोग करेंगे ना ने का प्रयोग करेंगे, द्वारा, जो भी इस वाक्य में कारक का प्रयोग हो रहा है, अगर हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें वाक्य बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें जैसे पापा डैश रविवार, पापा ने रविवार को मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। अगर हम इसमें कारक लगा के इस वाक्य को बोलते हैं तो सुनने वाले को भी समझ आता है और हमें भी बोलने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, साधारण सी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं उनको हम कारक कहते हैं। ठीक है, इस संबंध को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं परसर्ग या कारक चिन्ह कहा जाता है। जो भी इनके चिन्ह होते हैं कारक के, उनको हम परसर्ग भी कहते हैं और कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। यानी जो कारक चिन्ह होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है? प्रसर्ग। ठीक है, उनको तो हम क्या कहते हैं? परसर्ग। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए एक छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता भी लिखी गई है जिससे आप इसको पढ़ के याद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सर्वनाम संज्ञा को मैं ही क्रिया से मिलवाता हूँ। ध्यान से पढ़ना, सर्वनाम संज्ञा को मैं ही क्रिया से मिलवाता हूँ, यही कार्य करने के कारण मैं कारक कहलाता हूँ। बिन मेरे है वाक्य अधूरे, क्रिया से कब जुड़ पाते, पर परसर्गों के जुड़ते ही अर्थवान वे बन जाते। ठीक है, और इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, एक सूत्र दिया गया है जिसके द्वारा आप इसके कारक के भेदों को याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 बार क लिखा गया है, तो क का मतलब कर्ता, कर्म, करण। ठीक है, फिर संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से इसका एक सूत्र बनाया गया है जिसे पढ़ के आप इसके भेदों को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क से कर्ता, क से कर्म, क से करण, सम से संप्रदान, अ से अपादान, सम से संबंध, अ से अधिकरण और सम से संबोधन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एक एक कारक को दिया गया है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और उनके मुख्य परसर्ग कि कर्ता का परसर्ग यानी कारक चिन्ह क्या होता है, जैसे ने, और ये बिना विभक्ति के भी प्रयोग होता है। जो कर्ता कारक होता है बिना विभक्ति, ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कर्ता कारक में ने जरूर ही आएगा। कर्ता का प्रयोग हम बिना ने के भी कर सकते हैं। ऐसे ही कर्म में होता है, इसका परसर्ग चिन्ह को होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि को आएगा तभी कर्म होगा। ये बिना विभक्ति चिन्ह के भी आता है, बिना परसर्ग के भी कर्म कारक आता है। ठीक है, उसके बाद करण से के द्वारा साधन के रूप में, यानी जिस साधन से हम कार्य करते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है के लिए, को, या किसी को कुछ देने के लिए हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। इस तरफ इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कर्ता कारक पुरुष ने गीत गाया, यहाँ पर ने के साथ आया है, और नीचे देखिए सुलेखा चित्र बना रही है, यहाँ पर बिना ने के आया है, तो यहाँ पर सुलेखा की ही बात हो रही है और लेकिन बिना ने के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? कर्ता कारक। ऐसे ही कर्म कारक में भी होता है, रवि ने मोहन को बुलाया, यानी को के साथ आया है। माँ ने कुछ फल खरीदे, यहाँ पर फल जो है बिना को के आया है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक होगा। ठीक है, करण, जैसे हम किसी साधन से कार्य करते हैं, जैसे मैंने पेन से एक पत्र लिखा, है ना, माँ ने चाकू से सब्जी काटी, है ना, कई लोग कैब द्वारा ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह से, यानी जिस साधन के द्वारा हम अपना काम करते हैं। ठीक है,
ठीक है। फिर संप्रदान यानी जिसको हम कुछ देते हैं, उपकार करते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, को, है ना। जैसे पापा बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाए, यानी बच्चों के लिए यानी कुछ देने के लिए लाए हैं। उन्होंने भिखारी को 100 रुपए दिए, यानी भिखारी को उपकार किया, 100 रुपए दिए, यानी को और के लिए, है ना। इस तरह से संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे उसने भूखे को भोजन कराया, है ना। अपादान कारक से अलग होना, डर, दूरी, तुलना, इन सब का भाव होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अपादान कारक और ये करण कारक में से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग होता है। ठीक है, करण कारक में किसी साधन के द्वारा कार्य करने के लिए से का प्रयोग किया जाता है, और इसमें अपादान कारक में से किसी चीज से अलग होने का भाव हो, डरने का भाव हो, तुलना करने का भाव हो, या दूरी का भाव हो, तो वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे चारों के एक एक करके उदाहरण दिए गए हैं। खिलाड़ी के हाथ से गेंद छूट गई, यानी उसके हाथ से अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है। वह अंधेरे से डरती है, यहाँ पर डरने का भाव हो रहा है। मेरे घर से स्कूल काफी दूर है, यहाँ पर दूरी का भाव हो रहा है। रजत का भाई उससे बहुत होशियार है, यहाँ पर तुलना का भाव हो रहा है। तो इस तरह जहां पर भी ये भाव प्रकट होते हैं, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, अब आते हैं संबंध कारक। संबंध कारक यानी किसी से संबंध बताने का कार्य करते हैं, उनको हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह अभिषेक का घर है, इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, है ना। यह भास्कर की गेंद है, यह हमारा बगीचा है। ठीक है, इस तरह से। अधिकरण, अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है में पर, यानी जो स्थान का, समय का बोध कराते हैं, वहां पर अधिकरण बोध, अधिकरण कारक होता है। जैसे आसमान में अनगिनत तारे हैं, आसमान में। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, पर। तो इस तरह से संबोधन में किसी को हम संबोधित करके, यानी बुलाने का भाव होता है। जैसे ए यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ा है, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, यानी किसको संबोधित करते हुए हम बोलते हैं, वहां पर संबोधन कारक होता है। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है, सारे जो कारक हैं वो अपनी विभक्ति के साथ आते हैं, लेकिन उनमें से दो कारक ऐसे हैं जो अपनी विभक्ति के साथ भी आते हैं और बिना विभक्ति के भी आते हैं, जो कि मैंने पहले बताया है आपको। कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक। ठीक है, दो कारक ऐसे होते हैं जो अपनी विभक्ति के साथ भी आते हैं और बिना विभक्ति के भी आते हैं, बाकी सारे अपनी विभक्ति के साथ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक को बड़े एक्सप्लेन विस्तार से यहाँ पर किया गया है। कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने वाले का पता चलता है वह कर्ता कारक कहलाता है, जिसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। चिन्ह ने, चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं किया जाता है, इस इनमें कर्ता विभक्ति के बिना आता है। ठीक है, जो ने का प्रयोग हम करते हैं वो भूतकाल के लिए करते हैं, वर्तमान और भविष्य काल के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे रवीना ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, यानी यहाँ पर भूतकाल है। अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता रवीना है, इसमें ने कर्ता कारक का परसर्ग है, यानी ने परसर्ग है। इस वाक्य में ने बनाया भूतकाल की क्रिया है, ने का प्रयोग भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया पढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पर वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है, क्योंकि क्यों है वर्तमान, जब हम ने का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भूतकाल की क्रिया होती है, लेकिन अगर ने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वहां पर या तो भविष्य की हो सकती है या वर्तमान काल की हो सकती है। ठीक है, इस तरह अगर ने का प्रयोग किया है तो वहां पर भूतकाल की ही क्रिया होगी। ठीक है, अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है, शब्द के बाद से प्रसर्ग आकर, से प्रसर्ग, यानी जो ये से विभक्ति चिन्ह है ये दो कारक में आता है, एक आता है करण कारक में और एक आता है आपका अपादान कारक में। लेकिन
दोनों की पहचान आपकी होनी चाहिए कि मतलब अपादान में किस तरह से हम इसका प्रयोग करें और करण में किस तरह हम इसका प्रयोग करें। करण में मैंने बताया कैसे हम प्रयोग करते हैं, जब हम किसी साधन से कोई कार्य करते हैं, साधन यानी किसी चीज से, जैसे मैंने चाकू से फल काटे, मतलब मैंने जो फल काटे हैं वो मैंने किससे काटे हैं, चाकू से, यानी चाकू से मैंने काम किया है, ठीक है, तो वहां पर आएगा करण कारक। लेकिन अगर मैं बोलूं, मैं एक उदाहरण दूं, जैसे मैं सांप को देखकर डर गई, सांप से डर गई, या मैं अंधेरे से डर गई, है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, डरने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। जैसे राम श्याम से बुद्धिमान है, यहाँ पर राम श्याम की तुलना हो रही है, तुलना का भाव हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, अपादान कारक, ठीक है। जैसे दिल्ली मेरठ से दूर है, या मेरठ दिल्ली से दूर है, यहाँ पर दूरी का भाव हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, अपादान कारक, ठीक है। और अलग होने का भाव, जैसे गाड़ी स्टेशन से छूट गई, पेड़ से पत्ते गिर गए, है ना, मेरे हाथ से गेंद छूट गई, है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, अलग होने का भाव, यानी मेरे हाथ से गेंद अलग हो गई है, स्टेशन से गाड़ी अलग हो गई है, छूट गई है। मैं बस से उतर गया, यानी मैं बस से अलग हो गया हूँ। पेड़ से पत्ते गिर गए, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो गए, अलग होने का भाव हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक। ओके, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु इनमें बहुत मतलब अंतर है। को विभक्ति का तो प्रयोग होता है, जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा है, करण में और अपादान में से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इसी तरह से कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर है। कैसे, जहां कर्म कारक में को विभक्ति क्रिया के फल को दर्शाती है, ठीक है, वहां तथा देना क्रिया को छोड़कर अन्य क्रियाओं के साथ आ जाती है, वहां संप्रदान कारक में इससे कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ करने या किसी कुछ देने का भाव प्रकट होता है। यानी कि जहां पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वहां पर कर्म कारक होता है, या जहां पर किसी को कुछ देने का भाव प्रकट होता है, देने का भाव प्रकट होता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मदारी ने भालू को नचाया, किसे नचाया, भालू को नचाया, बच्चों को बहुत मजा आया, किसको मजा आया, बच्चों को। खेल खत्म होने पर बच्चों ने मदारी को पैसे दिए। अब मदारी को पैसे दिए, देने का भाव प्रकट हो रहा है ना, देने का भाव प्रकट हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। मदारी ने बच्चों को दिल से दुआएं दी, यहाँ पे देने का, दुआएं देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक, यानी यहाँ पर देने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक, ठीक है।